थोड़ा सा ना चीजों को ध्यान से समझना बेटा। यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज अवर यूनिट जो हमें पढ़ना है। 12 मार्क का यूनिट है और आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यही से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्लास में एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th में जब आप थे तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पढ़ा है। आपने ये पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है वो डिमांड जो एक इंडिविजुअल जाकर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए करता है, और जब आप मार्केट डिमांड कहते थे तो आप ये कहते थे कि एक पर्टिकुलर मार्केट में कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर है, कैसे वो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करता है, वो मार्केट डिमांड कहलाती थी। लेकिन अब हमें थोड़ा सा कंसेप्ट में आगे बढ़ना है और हमें आज पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड के बारे में। हर चीज को बहुत स्टेप बाय स्टेप बेटा आप समझना। एग्रीगेट डिमांड को मैं आपके लिए डिफाइन करता हूं। एग्रीगेट डिमांड refers to the total demand of goods and service in the economy। ध्यान से मेरी बातों को सुनो और अच्छे समझो। एग्रीगेट मतलब टोटल होता है। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक्सपेक्ट से एग्रीगेट डिमांड वर्ड यूज करते हैं तो हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड है हर एक चीज की, उसे एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। आप बताओ, आपको एग्रीगेट डिमांड वर्ड का मतलब समझ आया कि नहीं आया? हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विस हैं उनकी टोटल डिमांड को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। हैंड रेस करो, ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब इसको मैं अदर वर्ड्स में दूसरी तरह से अगर डिपिक्ट करना चाहूं या आपको बताना चाहूं तो मैं टोटल डिमांड या एग्रीगेट डिमांड को और किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं? तो एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू, ध्यान से देखना, अच्छे सुनना, टोटल एक्सपेंडिचर on goods and service in the economy। अब सर इस डेफिनेशन का क्या मतलब होगा? तो वाइस वर्सा एक ही डेफिनेशन है। जब मैं बोलता हूं कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस की टोटल डिमांड, तो यार डिमांड करोगे तो खर्चा भी तो करोगे ना। तो इन अदर सेंस हम ये बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस पर हम जो टोटल खर्चा या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हमारी एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। दोनों डेफिनेशन आपको फोकस करके ध्यान रखनी है। मेन डेफिनेशन है हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। शॉर्ट में इसे एडी से डिनोट करते हैं हम लोग। और इसी को दूसरे सेंस में ये बोला जाता है हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस पे जो हम टोटल खर्चा कर रहे हैं वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। आप बताओ, पहले ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? डिमांड करोगे तो खर्चा भी तो करना पड़ेगा ना। हैंड रेस करके बताओ, ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई आपके? आपको ये बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? तो आप इसको इस सेंस में ध्यान रखेंगे। या तो आप ये बोलिए कि इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड है, या आप ऐसा बोल सकते हैं हम अपनी इकोनॉमी में टोटल जितना खर्चा कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस के ऊपर वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। तो हमें इस बात पे फोकस करना है, टोटल एक्सपेंडिचर पे। ठीक, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि यार व्हाट डिनोट्स टोटल एक्सपेंडिचर? कैसे पता लगे कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है या कितना है? कितना खर्चा हम अपनी इकोनॉमी में करते हैं, ये बात कैसे पता लगेगी? तो अगर मैं आपको ये चीज बताऊं किस तरह से पता लगेगी, तो आपने अभी कुछ दिन पहले नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया था। इसमें आपने ये पढ़ा था कि इकोनॉमी में अलग अलग तरह के खर्चे कौन से होते हैं, उनका एग्रीगेट ही नेशनल इनकम बनाता है। तो हमने इसमें पढ़ा था प्राइवेट फाइनल
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये पहला हमारा हेड था। ध्यान से बेटा एक एक चीज को सीखना और अच्छे समझना। दूसरा हमारा हेड था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तीसरा हमारा हेड क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यह हमारा चौथा हेड था। और तीसरा हेड था, और चौथा हेड था हमारा नेट एक्सपोर्ट। चार खर्चों को जोड़ने से हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम आती थी। जब मैं बात करता हूं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो इसका मतलब होता है हाउस होल्ड का खर्चा, हमारे जैसे लोग जो खर्चा करते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड का खर्चा, हमारे जैसे लोग जो खर्चा करते हैं उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जब आप गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हो तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट जो खर्चा करती है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट्स, जो फर्म्स हमारे देश में इन्वेस्टमेंट्स करती है, इन्वेस्टमेंट का खर्चा। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चार तरह के खर्चे होते हैं। तो अब आप एक बात को सुनना और एकदम अच्छे से समझना बेटा। आप बोल रहे हो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो एग्रीगेट डिमांड है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब तो वही हुआ ना जो एक्सपेंडिचर मेथड से आप नेशनल इनकम में कैलकुलेशन करते थे। हाउस होल्ड के खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे, इन्वेस्टमेंट के खर्चे और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, यही आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिनोट करता है। तो अब यहां से अगर मैं ये गायब कर दूं, ध्यान से देखना और अच्छे से मेरी बात को सीखना, अगर मैं हटा देता हूं, ये जो मैंने लिखा था ये हटा दिया, तो इस सब आपको ये समझ आना चाहिए कि हमारी एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट होते हैं। हाउस होल्ड के खर्चे, गवर्नमेंट के खर्चे, इन्वेस्टमेंट के खर्चे और नेट एक्सपोर्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आया व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, योर आंसर विल बी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। चार तरह के एक्सपेंडिचर मिलाकर एग्रीगेट डिमांड बनती है। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आप ये बताओ मुझे। यस सर, आ गया। क्लैरिटी से आ गई भैया? आप बोल रहे हो एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर है, तो हमने नेशनल इनकम का फॉर्मूला लेके देखा कि एक्सपेंडिचर क्या क्या है। तो नॉर्मली चार एक्सपेंडिचर हमें दिखाई पड़े। सबसे पहला कौन सा? हाउस होल्ड का। दूसरा कौन सा? गवर्नमेंट का। तीसरा कौन सा? फर्म जो इन्वेस्ट करती है। और चौथा कौन सा? चौथा भाई जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। तो अब इस कंपोनेंट को प्रॉपरली हम लिखें तो देखो चार कंपोनेंट हमारे होते हैं। सबसे पहला कौन सा हुआ हमारा? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम डिनोट करेंगे सी सिंबल से। ध्यान से देखना, अच्छे सीखना। इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर incurred on goods and service by household, मतलब हमारे जैसे लोग जो गुड्स एंड सर्विस पे खर्चा करते हैं उसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या दूसरे शब्दों में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ये एग्रीगेट डिमांड का फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट में होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर incurred by firms on investment in capital goods like machines या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने में जो खर्चा किया जाता है उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। इसे डिनोट किया जाता है आई सिंबल से। तीसरा कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर incurred by government on consumer and capital goods।
सरकार जो खर्चा करती है गुड्स पे उसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसे जी से सिंबलाइज किया जाता है। और जब आप बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट की तो इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसे हम डिनोट करते हैं x माइनस एम से। अब आप देखिए, अच्छे से सीखिए, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर से कि हम अपनी इकोनॉमी में कितना खर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम चार तरह के खर्चे को देते हैं। जो हम करते हैं वो हाउस होल्ड है, जो फर्म्स करती है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट करे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डिफरेंस जो हो गया वो नेट एक्सपोर्ट कहलाया। तो इस हिसाब से थियोरिटिकली जब आप बेटा लिखेंगे तो ध्यान रखिए कि एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट है। सी माने हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई माने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। आप बताइए पहले ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? आप बिना देखे बता पाओगे कि नहीं व्हाट आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? अनम्यूट करके बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से कहीं चार कंपोनेंट क्या है एग्रीगेट डिमांड के? आपको समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। बोलो क्या क्या है, बोलो। सबसे पहला क्या है? सर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा नेट एक्सपोर्ट। इसके इक्वेशंस को ध्यान रखना, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को सी से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को आई से डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से डिनोट करते हैं, और नेट एक्सपोर्ट को एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बनता है। सी माने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई माने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम माने नेट एक्सपोर्ट। ये हो गया किसके लिए? थ्योरी पर्पस के लिए, फॉर योर थ्योरी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ डिमांड एंड इक्वेशन, तो ये लिखना। हाउएवर जब आप बात करते हैं स्टडी पर्पस के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, आपका जो करिकुलम है उस हिसाब से, तो इसके हिसाब से बेटा आपको सिर्फ दो ही कंपोनेंट की स्टडी करनी होती है। एक है सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपको सिर्फ इसी की पढ़ाई करनी है एज पर प्रोफेसर कीन्स, और दूसरा आई माने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अब मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो आप सहसंबंध चार कंपोनेंट भैया लिख के आओगे। क्या क्या? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे और नेट एक्सपोर्ट। ये हमारे देश की एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं। बट आप जब स्टडी करोगे और पढ़ाई करोगे आगे, अभी जैसे मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको सिर्फ दो ही कंपोनेंट को स्टडी करना है। एक है सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा है आई माने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सिर्फ दो ही कंपोनेंट की पढ़ाई की जाती है। हम अपनी इकोनॉमी में गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट को काउंट नहीं करते हैं फॉर क्लास 12th बोर्ड। क्या आपको मेरी बात समझ आई मैंने जो बोला? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड में हम एक एक करके दोनों फंक्शन को पढ़ते हैं। हमें करना क्या है? दो कंपोनेंट्स की स्टडी करना है जो हमारा एग्रीगेट डिमांड बनाती है। एक है सी और दूसरा है आई। सी माने क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आई माने क्या? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जैसे हम शुरू करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का बेसिक मीनिंग होता है दैट पोर्शन ऑफ इनकम, इनकम का वो पोर्शन विच इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब होता है बेटा इनकम का वो पोर्शन। पोर्शन में इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी इंसान पूरे पैसे खर्च कर दे इतना बेवकूफ नहीं होता, कुछ ना कुछ बचा ही देता है। तो इनकम का वो पोर्शन जो हम गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे खर्च करते हैं उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है।
तो इससे आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि कंजम्पशन इज, या हैज वर्ड लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, हर एक वर्ड पे थोड़ा फोकस रखो। कंजम्पशन हैज फंक्शनल रिलेशन विथ इनकम, और हम इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, तो हम डिनोट करते हैं C इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। कहने का मतलब है कि जो कंजम्पशन है उसका रिलेशन इनकम से होता है। जैसे एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर अगर दूं तो एग्जांपल ऐसा है कुछ कि अगर यार आपकी इनकम 1000 रुपए होगी, तो आप कंजम्पशन अपनी इनकम को देखकर करोगे। 1000 रुपए इनकम है तो 800 रुपए कंजम्पशन करोगे। अगर इनकम बढ़ेगी, जैसे आपकी इनकम 2000 हो गई, तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ के 1600 हो जाएगा। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी इनकम अगर 2000 है तो वो 2500 खर्चा कर रहा है, कहां से करेगा, पैसा ही नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है। आप क्या करते हो, जितना इनकम कमाते हो उसका एक पोर्शन, जैसे 1000 में से 800 को आप कंज्यूम कर सकते हो। 2000 रुपए कमा रहे हो तो 1600 का कंजम्पशन रख सकते हो। तो हम जो डेफिनेशन लिखे, क्या लिखे, इनकम का वो पोर्शन जो हम गुड्स एंड सर्विस के कंजम्पशन में लगाते हैं उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इस हिसाब से कंजम्पशन जो है उसका एक फंक्शनल रिलेशन है किसके साथ, इनकम के साथ। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, C इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, वाई माने इनकम। आप हैंड रेस करके बताओ आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई। जब कमाएंगे तभी खर्चा करेंगे, तभी कंज्यूम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। दैट्स इट। सभी लोग हैंड रेस करो, समझ आया कि सिर के ऊपर से गई भैया मेरी बात। ठीक, एक एक स्टेप बाय स्टेप करो बेटा, कोई हड़बड़ी नहीं है हमको। हम क्या पढ़ रहे हैं यार, एग्रीगेट डिमांड में हमको दो कंपोनेंट देने हैं, एक हमें कंजम्पशन देना, दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम सीख रहे हैं यार कंजम्पशन क्या होता है। तो हम बोलते हैं इनकम का वो पोर्शन जो हम गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करने में लगाते हैं वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप किसके बीच बन रहा है, इनकम के बीच बन रहा है और आपके की गई कंजम्पशन के बीच बन रहा है। ठीक है, कमाओगे तो कंज्यूम करोगे। ठीक, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, अच्छे सीखना, ये मिटा रहा हूं मैं। इसका वीडियो भी आपको भेज दूंगा, ये मिटाओ यार जमशेद जी। अब इस चीज को आपके एक स्केड्यूल से सिखाता हूं मैं, ध्यान से देखो, अच्छे सीखो। सपोज करो आपका इनकम लेवल 0 है, तो आपकी कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए ये बताओ। मैं 1 रुपए भी इस महीने नहीं कमाया तो मेरा कंजम्पशन कितना होना चाहिए सर 0। ये किसने बोला भाई, गगन, रोशन। रोशन भाई एक बात बता, इस महीने अगर सैलरी नहीं आई तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा क्या, कपड़े पहनना छोड़ दूंगा? सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। मैं 1 रुपए इस महीने नहीं कमा पाया, मेरी इनकम 0 है, तो क्या मैं भूखा मर जाऊंगा, क्या मेरी इनकम भी 0 हो सकती है? नो सर। मैं बोलूंगा कुछ तो कहीं से उधार लेके आऊंगा, कैसे भी खाना पीना नहीं रुक सकता, कपड़े पहनना, शॉपिंग में नहीं रोक सकता। तो इवन अगर मेरी इनकम 0 भी हो तो मेरा कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, अज्यूमिंग मेरा कंजम्पशन 60 यूनिट्स का होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये आप कहां से कंज्यूम करोगे, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? मैं बोलूंगा बेटा मेरी कुछ पास्ट सेविंग होगी, उसको मैं यूज करूंगा ताकि इस महीने में मैं कुछ कंज्यूम कर सकूं, क्योंकि एक्चुअल में मैंने कुछ कमाया नहीं है। तो आपको ये याद रखनी है कि इंसान का कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता, जियोगे तो कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इवन अगर इनकम 0 भी है तो कुछ ना कुछ लेवल का कंजम्पशन होगा। और ये जो 0 लेवल ऑफ इनकम पे आपका कंजम्पशन होता है बेटा, इसे हम टर्म देते हैं, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना, इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दिमाग में बिठा लो इस बात को, इसे डिनोट किया जाता है C बार सिंबल से। जब आपकी इनकम 0 भी होगी तो भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे। पैसा कहां से आएगा, आपकी पास्ट सेविंग का आप इस्तेमाल कर दो, आपका कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता। और इसे टर्म दिया जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इसका इक्वेशन है C बार। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? सर अगर पूरा गरीब हो गया, एक भी पैसा नहीं है तो? भाई भूखा थोड़ी ना मर जाएगा, उधार देगा, चोरी करेगा, कहीं से तो खाएगा ना, तो करेगा।
तो कंजम्पशन तो नहीं रोक सकता ना। ये थोड़ी ना कि पैसा नहीं है तो मैं खाना छोड़ दूं, कपड़े पहनना छोड़ दूं, संन्यास लेके ऊपर चले जाऊं। जब तक जिंदा है कंजम्पशन करते रहेंगे। तो ये ऑटो पायलट मोड है, नहीं भी कमा रहे हो तो कहीं से भी भगवान देगा, लंगर में बैठ के खाओगे लेकिन खाओगे जरूर। ये होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। कितना समझ आया ये बताओ? समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? यस सर, आ गया। क्लैरिटी है कि इनकम जीरो भी रही तब भी भाई एक लेवल ऑफ कंजम्पशन तुम करोगे ही करोगे। अब हम बोलते हैं तुम कमाना चालू करे हो, ठीक है, अर्निंग स्टार्ट हो गई है तुम्हारी, तुम सपोज करो 100 रुपीज कमाते हो, तो तुम्हारा कंजम्पशन क्या होगा उस हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ चलो तुम्हारा कंजम्पशन हो गया 130, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ तुम्हारा 130 हो गया, ठीक है, देन मैं बोलता हूँ फिर आपने 100 रुपीज और कमाया, मान लो 200 रुपीज कमाया, तो मैं बोलता हूँ आपका कंजम्पशन हो गया 200। फिर मैं बोलता हूँ मान लो आपने और इनकम इंक्रीज करी, आप 300 रुपए कमा रहे हो, तो आपका कंजम्पशन लेवल 270 हो गया। फिर मैं बोलता हूँ चलो आपकी कमाई और बढ़ जाती है, जैसे आप जो है क्या करते हो 400 रुपए कमाते हो, 400 रुपए अगर कमाते हो तो मैं बोलता हूँ आपका कंजम्पशन 340 का हो जाता है। और फिर मैं ये बोलता हूँ कि आपकी कमाई 500 जैसे हो जाती है, तो आपका कंजम्पशन और हो जाता है 410 यूनिट का हो जाता है। तो अब बताओ यहाँ पर सिमिलैरिटी क्या दिख रही है, ट्रेंड क्या दिख रहा है? जब मैं कंजम्पशन को बढ़ाया तो ट्रेंड क्या आया? मेरी बात सर को, खर्चा बढ़ा। खर्चा बढ़ा। और एक चीज देखोगे ना तो सबके बीच का जैसे आप डिफरेंस देखोगे, जैसे ठीक है, सबके बीच का आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है? 70 यूनिट, 70 यूनिट, 70 यूनिट, 70 यूनिट, 70 यूनिट। तो ये क्या शो करता है पता है? जैसे जैसे इनकम कांस्टेंट लेवल पे बढ़ती है ना, कंजम्पशन भी हमारा कॉन्स्टेंटली एक सिंपल या सिंगल लेवल पे बढ़ता जाता है। कांस्टेंट लेवल पे ही कंजम्पशन बढ़ता है, इस फिलॉसफी को ध्यान रखो। जैसे जैसे आपकी इनकम कॉन्स्टेंटली बढ़ती है, कंजम्पशन भी कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। क्या आपको मेरी कही गई बात समझ आई? क्या आपको मेरी कही यस Yes, गई sir. सर। इनकम 100 रुपए से बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी 70 से कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। क्लैरिटी है सबको? भी एक बार हैंड रेस करके मेरे को बता दो, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया क्लियर हो गया? यस सर। अब इसी चीज को आप जैसे डायग्रामेटिकली शो करना चाहोगे तो किस तरह से करोगे? ध्यान से देखना, अच्छे सुनना। ये मेरा यार एक्स एक्सिस हो गया, मैं बोलता हूं पेंसिल से बनाते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, मैं इसको बोलता हूं ये मेरी इनकम है। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, मैं बोलता हूं ये मेरा कंजम्पशन है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है, जीरो का पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। यहां पर देखो मेरी इनकम क्या होगी, बढ़ते जाएगी, जैसे 100, 200, 300, 400, 500। देखो मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूं कंजम्पशन की, तो जब मेरी इनकम जीरो है तो मेरा कंजम्पशन जीरो नहीं है, वो कितना है? कितना है? 60 का है, ठीक है। कभी भी इनकम जीरो रहे तब भी आपका कंजम्पशन नहीं रुकेगा, कंजम्पशन तो आपका चलता ही रहेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे इनकम बढ़ी तो कॉन्स्टेंटली मेरी क्या हुई, कंजम्पशन भी बढ़ती गई, लीनियर फॉर्म में, मतलब एक इक्वालिटी में, बराबरी से मेरा कंजम्पशन भी बढ़ता गया। कर्व देख लो, अच्छे से सीख लो, समझ लो। जब मेरा इनकम लेवल जीरो था तो मेरी कंजम्पशन 60 थी। अब आगे जैसे इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन क्या हो रहा है, अबव द ओरिजिन चालू हो रहा है। अबव द ओरिजिन मतलब होता है मैं जीरो से कंजम्पशन नहीं चालू कर रहा हूं, मेरा कंजम्पशन 60 से अब ऊपर जाएगा और फिर नीचे नहीं आएगा, तो इसे बोलते हैं अबव द ओरिजिन पॉइंट। तो यहां पर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो आपका 60 यूनिट ऑफ कंजम्पशन था, ये जो ग्राफ है इसे बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये जो हिस्सा, ये जो गैप है, ठीक है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन का, जिसको हम डिनोट करते हैं सी बार से,
ठीक है, अब उसके ऊपर क्या हो रहा है, जब कंजम्पशन आपका 60 का है ऑटोनॉमस, तो उसके आगे फिर जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हुई, 100 हुई तो आपका कंजम्पशन 130 हुआ, फिर 200 हुई, तो ये ना लगातार स्लोप स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ेगी, कोई ऐसा कर्व नहीं होगा, कोई डाउनवर्ड कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट कर्व होगा और आपकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ती ही रहेगी। आप बताओ आपको ये डायग्राम समझ आया कि नहीं आया? आप बताओ आपको ये डायग्राम समझ आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर, आ गया। आगे ये नोट्स आपको भेज दूंगा, आप इसको क्या करना, तुरंत ना नोटिंग करना है या प्रिंट आउट निकालना है, अब जैसे करना है कर दीजिए। तो अभी क्या हो गया, जैसे आपने ये लिखा तो इसको लेकर अपन नीचे कुछ अजम्पशन लिख लेते ताकि हमारा डायग्राम को एकदम क्लैरिटी से ध्यान रहे। अजम्पशन नंबर 1 हमारा यहाँ पर ये बनता है कि कंजम्पशन लेवल कैन नॉट बी जीरो। कंजम्पशन लेवल आपका कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम द कंजम्पशन will be autonomous consumption। कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, जब इनकम का जीरो लेवल होगा तो कंजम्पशन क्या होगी, ऑटोनॉमस होगी। मतलब एक लेवल तक तो आप कंज्यूम करोगे जिसको आप सी बार से डिनोट करोगे। तीसरा, कंजम्पशन कर्व हैज लीनियर स्लोप। लीनियर स्लोप मतलब होता है कॉन्स्टेंटली एक डायरेक्शन में आपका कर्व बढ़ता रहेगा, ठीक है। 3 अजम्पशंस दिमाग में बिठाओ, कंजम्पशन लेवल कभी जीरो नहीं होता, ये हमेशा जीरो के ऊपर ही स्टार्ट होता है। जब आपका इनकम लेवल जीरो होगी तो आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा जिसे सी बार से डिनोट करोगे। कंजम्पशन कर्व का हमेशा लीनियर स्लोप होगा, ये अपवर्ड नहीं होगा, डाउनवर्ड नहीं होगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है अबव द ओरिजिन मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन के ऊपर बढ़ता रहेगा। आप बताओ अभी तक आपने जो पढ़ा आपको समझ आया कि नहीं आया? यस यस सर, आ सर, गया। आ गया। सभी लोग को कोई डाउट नहीं है इसमें, आपको एकदम क्लैरिटी है? बोलो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट क्या है फटाफट? सर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसको कौन से किससे डिनोट करते हैं अपन? सी से, सी से। फिर सी। दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्राइवेट डिनोट करते हैं आई सर, से। आई। आई से, फिर क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी से। और फिर क्या है? नेट एक्सपोर्ट किससे डिनोट करते हैं? एक्स माइनस। एक्स माइनस ठीक, तो एम। अगर एग्जाम में आया तो हमको ये 4 कंपोनेंट दिखने होंगे, बट स्टडी पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट देखेंगे। कौन से? सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझ आया कि नहीं? इसका रिलेशनशिप किसके साथ है? इनकम के साथ है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। इनकम होगी तभी कंजम्पशन होगा, और इनकम नहीं हो रही है तो जो कंजम्पशन होता है उसको क्या कहते हैं बताओ? जब इनकम जीरो है तो जो कंजम्पशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसका डिनोशन क्या है, किससे डिनोट करते हैं उसको? सी ऊपर में बार। पी बार से डिनोट करते हैं। स्केड्यूल समझ आया कि नहीं आया? इनकम कांस्टेंट लेवल पे बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी आपका कांस्टेंट लेवल पे क्या होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ते रहेगा। 3 अजम्पशन, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। नहीं होगा। कंजम्पशन नंबर 2, जब इनकम लेवल जीरो है तो कंजम्पशन क्या हो गई आपकी, 60 माने ऑटोनॉमस होगी। और कंजम्पशन कर्व का स्लोप हमेशा लीनियर होगा, ठीक है। लीनियर मतलब राइजिंग एट कांस्टेंट लेवल, ठीक। ये आपका आज मैंने आपको एक कंपोनेंट बताया एग्रीगेट डिमांड का, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कल सुबह मैं आपको अगला कंपोनेंट बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एग्रीगेट डिमांड का बेसिक हम खत्म करेंगे कल हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंजम्पशन आई होप सबको समझ आ गया होगा। जितने लोग क्लास में हो मेरे को चैट बॉक्स में बताओ यस करके कि समझ आ गया है, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ समझ आ गया है कि नहीं आया। और ये सभी लोग बताओ जिसको जिसको आ गया है।
ठीक, तो अब कल की क्लास में क्या करना, आज का ये नोट्स भेज रहा हूं, इसको थरोली पढ़ लो, ठीक है। कल क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट ज्वाइन किया होगा बेटा अधीश, अभी वीडियो भेजूंगा, इसका देख ले, ठीक है। मैं भेजूंगा, इसका रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूं और ये नोट्स भी भेज रहा हूं मैं। आप ये दोनों को देखो, इसी नोट्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप ये नोट्स अपने पास सेव रखना। आपको कल ये नोट्स में कंप्लीट करा के एग्रीगेट डिमांड खत्म करवाऊंगा कल, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, इसको आप करो आज।